we read up to the difference between coming together and holding together federation. Now, the next topic is what has made India a federal country. So, as I've told you, that federation, a federal country means the power is separated in the country. That country is known as federal country. So, in India, how it has become a federal country? That Constitution has declared India as a union of states. Union of state means that India is divided into different states, and they have different type of government in different states. थ्री टायर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत. थ्री टायर का मतलब है थ्री लेवल्स. सबसे ऊपर है यूनियन, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं. सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे थर्ड पे है पंचायत, दैट इज थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट. थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये लिस्ट जो है वो डिफाइन करता है कि किसके अंडर में कौन सा वर्क है, और फिर उसी वर्क के हम बेस पर पावर्स को डिवाइड करते हैं. अभी हम आगे देखेंगे कि यूनियन लिस्ट में कितने काम हैं, स्टेट लिस्ट में कितने काम हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने काम हैं. ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज़ में पावर वो नहीं है जो सेपरेट स्टेट्स में है. आपको पता है कि हमारे पास अब जो है वो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो यूनियन टेरिटरीज़ भी अंडर किसके होते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के. चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट. सो जैसे हमको पता है जो बिल बनती है, बिल एक लॉ जो बनता है कि जब वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, और फिर उस पर मेजोरिटी कम से कम कितनी चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स, तब जाके वो बिल जो होती है वो लॉ बनता है. तो इसी तरह अगर चेंजेस लाना है हमें किसी भी लॉ में अगर कंट्री के, तो हमें उस चीज़ को, उस बिल को पास करना होगा पार्लियामेंट में, और वो भी मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए? 2/3 ऑफ द सीट्स. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर, द एपेक्स कोर्ट बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को, विल टेक डिसीजन. सो अगर कोई डिस्प्यूट होता है पावर्स को डिवाइड करने में, तो उस टाइम अंपायर जो बनेगा वो कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट. So we have these three lists: union list, state list and concurrent list. यूनियन लिस्ट में है इट हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो कंट्री को लेकर रहेगी वो काम किस में रहेगा? यूनियन लिस्ट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में. यूनियन अलोन कैन मेक लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उस पर एक अपना फैसला सुनाएगी. जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे वर्क एट्सेट्रा है, मतलब इनके अलावा भी बहुत से काम हैं. ये सारे मेन काम है नेशनल एक कंट्री के लिए. वो किसके लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट. मतलब इसके लॉ को बनाना, इसके लॉ को चेंज करना, इसका पूरा जो एक सुप्रीम पावर रहेगा वो किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? इट हैज़ सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, ये एक स्टेट के लिए होगा. स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, इस काम को स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से बना सकती है, इसके लॉज को. जैसे पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. अब देखिए हर स्टेट की अलग अलग पुलिस का प्रॉब्लम होती है, तो उसके लॉ को चेंज करना उस स्टेट का काम रहेगा. ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस को लेकर. एग्रीकल्चर किसी स्टेट में एग्रीकल्चर ज़्यादा है, फील्ड ज़्यादा अच्छी है, और किसी जहाँ कम है, तो ये सारे लॉज जो होंगे वो किसके अंडर में आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे. जैसे पुलिस, ट्रेड, ये सारे एग्जाम्पल हैं. थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इट हैज़ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो दोनों में आते हैं. जैसे बोथ ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर में आएगा. जैसे बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. ये सारे काम जो हैं ये आएंगे दोनों के अंडर में आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी. सो इस तरह से 3 लिस्ट बनी है, और तीनों ही दिखाती हैं कि सबसे ज़्यादा काम जिसके पास होगा उसके पास उतना पावर होगा. हाउ डज़ इंडिया प्रैक्टिस अ पावर शेयरिंग? कैसे इंडिया में पावर शेयरिंग आया? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर शेयरिंग का जो वर्ड है वो डिस्क्राइब नहीं हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हमने पावर को डिवाइड किया है. किस बेसिस पर? फर्स्ट इज़ बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स. जब इंडिया फ्री हुआ था तो लोगों ने इस चीज़ की डिमांड रखी थी कि स्टेट्स जो होगा वो लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होगा. जैसे महाराष्ट्र बटना चाहिए मराठियों के नाम पर, जो वहाँ मराठी बोलते हैं लोग, उसकी लैंग्वेज है.
सो उसको डिवाइड करने की कोशिश किया था। गुजराती बोलने वाले गुजरात स्टेट बना लिए, पंजाबी बोलने वाले पंजाब स्टेट बना लिए, बंगाली बोलने वाले बंगाल स्टेट बना रहे थे। इस तरह से लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स जो थी वो डिवाइड बनने शुरू हुए, विच हैज़ मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड सिंस 1947। नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 28 लैंग्वेजेस मोर देन दैट बोली जाती हैं, लेकिन किसी को भी नेशनल लैंग्वेज की जो एक स्टेटस होता है वो दिया नहीं गया। Restructuring of power sharing between center and state, rise of regional political parties and coalition government has led to a new culture of power sharing. So new political parties, पहले जैसे हमारे पास सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बहुत सी पार्टीज़ इंडिया में आई और पावर शेयरिंग कब होने लगा, जब पार्टीज़ नई बन के बाहर आने लगी और एक नए तरह का कल्चर तब आया जब कोalition गवर्नमेंट होने लगा। कोalition गवर्नमेंट मतलब जब दो पार्टीज़ आपस में मिलकर एक रूलिंग पार्टी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। सो द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो हमारे पास 3 लेवल हो गया, वही हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया। व्हाट आर रेसिड्यूरी पावर्स? तीन हमने लिस्ट देखा और तीनों लिस्ट में देखा कि वर्क जो है वो डिवाइड था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग और दोनों को मिला के अलग था। रेसिड्यूरी पावर्स वो हैं सब्जेक्ट्स वो हैं जो किसी भी तीनों लिस्ट में नहीं आते। जैसे ऑल द सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज 3 लिस्ट, वो सब्जेक्ट्स वो काम जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, मतलब ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और ना ही दोनों के, वैसे लिस्ट को बोलते हैं हम रेसिड्यूरी लिस्ट और उस पावर को बोलते हैं हम रेसिड्यूरी पावर्स। उसको कोई भी लॉ बना सकता है, उसके ऊपर किसी भी का पावर नहीं है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट अलोन हैज़ द पावर टू मेक लॉज लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसके अंडर में आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऐप्स को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है और किसी भी ऐप को ऑन करने का ऑर्डर दे सकती है। ये किसके अंडर में आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। लिंग्विस्टिक स्टेट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो 1947 फ्रीडम के बाद स्टेट्स को लैंग्वेज बेस्ड डिवाइड कर दिया। क्या था वो? मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड, पीपल ऑफ कॉमन लैंग्वेज हैव बीन ब्रॉट टुगेदर, स्टेट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ethnicity and geography has made the country united and administration made easy. Example नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड स्टेट्स बाद बने और स्टेट्स बनने का एक मेन जो रीज़न था वो था एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। बड़े से स्टेट को, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड पहले था और बहुत बड़ा स्टेट था ये, लेकिन इतने बड़े स्टेट को एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही थी, तो उसको डिवाइड कर दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। तो अब दो स्टेट हो गया जिसको संभालने में भी आसानी होगी और इसको एडमिनिस्टर हम आराम से कर सकते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट गिवन एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी को भी नहीं मान सकती है, इवन दो वो हिंदी हमारी मदर टंग है। और मदर टंग क्यों कहा गया है? क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी। 22 languages have been recognized and scheduled languages. Center agrees to use English along with Hindi. By this flexibility is shown. So जहाँ पर हम अगर आप साउथ में जाएं, अगर आपको कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, बट इफ़ यू कैन इंग्लिश तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो इंग्लिश को भी साथ में बना दिया है इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कि अगर आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं तो आप इंग्लिश बोल के कम से कम आप अपना एक तरह का कन्वर्सेशन रख सकते हैं। सेंटर और स्टेट रिलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरमाइन द पावर ऑफ स्टेट और डिसमिस देम। सो अगर हमने पावर को शेयर किया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। उसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑपरेस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरमाइन नहीं कर सकती, उसके पावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती, उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। कोalition government, that power sharing is more effective today. So nowadays coalition government is there. एक पार्टी, दो पार्टी, 3 पार्टी आपस में मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं और फिर जीतने के बाद पावर को शेयर करते हैं तभी। तो इस आज के नए दौर का जो पावर शेयरिंग है वो कोalition गवर्नमेंट के थ्रू है। व्हाट अबाउट द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया? सो अगर हम रियल सक्सेस देखें फेडरलिज्म का, अगर पावर शेयर हो रहा है तो उसके सक्सेस क्या है? दैट नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ पर जब पावर डिवाइड हुआ तो हर कोई पावर में आया और हर किसी को अपनी बात रखने का एक राइट मिला। रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर।
जब हम पावर को डिवाइड कर देंगे, जब हम हर पर्सन को पावरफुल बना देंगे, पावरफुल इन अ सेंस कि हर किसी को एक तरह का अगर हम अथॉरिटी दे देंगे तो उससे उसकी बात भी मानी जाएगी और वो सोसाइटी में पीसफुली रह भी पाएगा। वॉट अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, क्या चीज़ें जो बताती हैं स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, दैट सेंटर misusing the constitution to dismiss the state government that was controlled by rival parties. Coalition government led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. सो फेडरलिज्म के थ्रू एक तो ये कि सेंट्रल मिसयूज़ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिससे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पार्टीज़ होती थी वो जो पार्टीज़ मिसयूज़ करती थी पावर को, उस पर कंट्रोल आया। कोalition गवर्नमेंट की वजह से नया कल्चर पावर शेयरिंग का आया कि पार्टीज़ आपस में भी पावर्स को शेयर कर सकती हैं। एक तरह का ये भी एक नया कल्चर आया फेडरलिज्म को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। सो पहले हमारे पास दो लेवल था, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और ये पता चला कि इतनी बड़ी कंट्री इंडिया है, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए हमको पावर्स को डिवाइड करना होगा और पावर्स को थर्ड लेवल पे मतलब लोकल लेवल पे डिवाइड करना होगा। लोकल लेवल मतलब जो पंचायती राज हो गया, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पावर को सेपरेट करना और पावर को लोकल गवर्नमेंट तक देना, इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों हुआ, क्या रीज़न था डिसेंट्रलाइजेशन का, कि इट इज़ वास्टनेस ऑफ स्टेट्स इन साइज एंड पॉपुलेशन। ऑब्वियसली हमारा कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे पॉपुलस कंट्री है, सो उसको संभालने के लिए हमको पावर्स को डिवाइड करना होगा। दूसरा है इंटरनली डाइवर्स, हमारे पास हर तरह के हर कल्चर के लोग हैं, तो उनको भी संभालने के लिए उन्हीं में से एक कोई लीडर चाहिए हमको। एंड थर्ड इज़ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, हमको पावर को बांटना होता है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। गांव तक को, वीमेन तक को अगर हमें पावर देनी है तो हमें अगर वीमेन तक को इम्पोर्टेंस देनी है तो उनको भी पावर देना पड़ेगा। बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, क्या वजह थी, बेसिक आइडिया दैट सॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज एट लोकल लेवल। लोकल लेवल मीन्स कि गांव में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम किसी के साथ होती थी तो उसको हाई कोर्ट जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट बना दिया, पंचायती राज। अब क्या है कि गांव के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पंचायत सुनेगी, और अगर वो पंचायत नहीं सॉल्व कर पाती है तब वो ले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लेवल बन जाता है जिससे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकने में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटीज़, better ideas on where to spend money and how to manage things efficiently. People's participation in decision making, women का भी रोल हुआ इसमें, नहीं तो गांव की women आप जानते हैं कितनी कंडीशन उनकी ऑड रहती है, ख़राब रहती है, और ऐसे में अगर women को पावर मिल जाए तो वहाँ की सिचुएशंस कंडीशंस थोड़ी कंट्रोल हो सकती हैं। तो women का भी थोड़ा रोल रहा है डिसीजन मेकिंग में भी। टू रियलाइज़ वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, जब गाँव तक जिस सिस्टम पहुँचा एक जुडिशियल का और लेजिस्लेटिव का, जब गांव में प्रधान होने लगे और डिस्ट्रिक्ट में सभासद होने लगे, तो एक लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट बनी, जिससे एक लोकल पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है गवर्नमेंट तक इवन। सो ये तरह का डिसीजन मेकिंग एक तरीका बन गया और एक डेमोक्रेसी लोगों के अंदर फील होने लगी। 1992 एक्ट, इट brought in effective decentralization. क्या था, steps taken for this by the constitution are, it is mandatory to hold regular elections to local government, 5 साल पे हर बार इलेक्शन होता है। reservation of seats for SC, ST and OBCs, ये भी दिया हुआ है। 1/3 seats are reserved for women. State election commission conduct elections. State governments share some power and revenue with local bodies. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स डिवाइड किए और उनको भी अथॉरिटीज़ दी। सो वी हैव पंचायती राज, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एरिया, वी हैव विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में जो टॉप है वो ग्राम पंचायत है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्राम सभा और उसके हेड होते हैं सरपंच। ब्लॉक लेवल में सबसे ऊपर होता है पंचायत समिति, इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, जिसको हम बोलते हैं BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड MLA ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिला परिषद में।
और जिसके हेड को बोलते हैं हम ज़िला चेयरपर्सन, जो हमारे चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से गांव का और लोकल लेवल पर गवर्नमेंट को डिवाइड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। लोकल अर्बन का है, ये तो रूरल का था। अब अर्बन का क्या है, गांव का। टाउन्स एंड बिग सिटीज़ में, सॉरी शहर का क्या है, टाउन्स एंड बिग सिटीज़ में, टाउन्स में होता है म्यूनिसिपैलिटीज़, जिसके हेड होते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ हेड। और बड़े शहरों का होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम बोलते हैं मेयर, उसके हेड होते हैं। सो इस तरह से पावर्स को डिवाइड किया गया है। गांव में विलेज, ब्लॉक और ज़िला था, डिस्ट्रिक्ट था, और अर्बन एरिया में 2 टाइम्स डिवाइड किया है, टाउन्स एंड बिग सिटीज़। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या फेस हो रही है, डिफ़िकल्टीज फेस बाय लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट में अगर क्या पावर शेयर किया गया, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स ये हैं कि इलेक्शंस टू ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज। पावर तो हो गया लेकिन रिसोर्स नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अदरवाइज गवर्नमेंट का पूरा काम जो है वो बेहतर है और अच्छा है कि लोकल लेवल पर भी अगर एक पावर शेयर कर दिया गया तो लोकल तक, लोगों तक, हर किसी तक डेमोक्रेसी फील होगी और हर कोई सिक्योर फील करेगा। So this was the end of the chapter. If you have any problem, we will discuss afterwards. All of you just match all the points that describe in video with your NCERT book. Thank you so much.